नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। कभी-कभी हमें किसी की पेशेवर यात्रा का एक ब्यौरा मिलता है जो सिर्फ उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं होता, बल्कि एक तरह का नक्शा होता है। ये दिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने का रास्ता असल में कैसा दिखता है। आज हमारे सामने एक ऐसी ही प्रोफाइल है, डॉक्टर चिराग चुडासमा की, जो एक आर्थोस्कोपिक सर्जन है। तो आज का हमारा मिशन है इस प्रोफाइल को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करना और ये समझना कि भारत में एक हाई स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड में महारत हासिल करने का असली मतलब क्या है, ये सफर होता कैसा है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि अक्सर हम सफलता का जो अंतिम परिणाम है वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की रणनीति, वो छोटे छोटे फैसले और वो लगातार सीखने की जिद, इन पर ध्यान नहीं देते। ये प्रोफाइल हमें वही सब देखने का एक मौका देती है। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की प्रक्रिया की कहानी है। बिल्कुल। और इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार है की होल सर्जरी, जिसे आर्थोस्कोपी भी कहते हैं। सुनने में ये शब्द बहुत तकनीकी लगता है, पर असल में ये एक क्रांति की तरह है। तो चलिए इसी क्रांति से शुरू करते हैं। जरूर। तो देखिए, आर्थ्रोस्कोपी को समझने के लिए पहले पारंपरिक सर्जरी की कल्पना कीजिए। अगर घुटने के अंदर कोई समस्या है तो डॉक्टर को एक बड़ा चीरा लगाकर पूरे जोड़ को खोलना पड़ता था। इसमें नुकसान ज्यादा होता था और मरीज को ठीक होने में महीनों लग जाते थे। अच्छा, और की होल सर्जरी इसका समाधान है? हाँ, की होल सर्जरी में डॉक्टर एक बड़ा चीरा लगाने के बजाय सिर्फ 2 या 3 छोटे छेद करते हैं। इतने छोटे कि उन्हें की होल यानी चाबी डालने वाले छेद जैसा कहा जा सकता है। एक छेद से एक छोटा कैमरा आर्थ्रोस्कोप अंदर डाला जाता है, जो अंदर की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाता है, और दूसरे छेदों से बहुत पतले और विशेष औजार डालकर सर्जरी की जाती है। मतलब सर्जन बाहर से स्क्रीन पर देखकर अंदर काम कर रहे होते हैं। ये तो वीडियो गेम खेलने जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। बस यहाँ दांव पर किसी की सेहत लगी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसपास के स्वस्थ टिश्यूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मरीज को दर्द कम होता है, खून कम बहता है, और सबसे जरूरी, वो बहुत जल्दी ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाता है। यही वजह है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये साफ है कि डॉक्टर चुडासमा ने अपने करियर के लिए एक बहुत ही आधुनिक और प्रभावशाली क्षेत्र चुना। प्रोफाइल बताती है कि उनकी यात्रा अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई, जहां से उन्होंने 2006 में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर्स किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनकी दिलचस्पी शुरू से ही आर्थ्रोस्कोपी में थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों के टूटने से लेकर जोड़ों को बदलने तक सब कुछ करता है, लेकिन शुरू से ही एक सब स्पेशलिटी यानी आर्थ्रोस्कोपी पर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत स्पष्ट सोच को दिखाता है। ये बताता है कि उनकी नज़र भविष्य की तकनीक पर थी। अपनी डिग्री के बाद उन्होंने एशिया के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम करना शुरू किया, जो उनके अनुभव की नींव बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। और फिर उनकी यात्रा में एक बड़ा मोड़ आता है। 2008 में वो जर्मनी चले गए। प्रोफाइल में FAS का जिक्र है, फेलोशिप इन आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोस्कोपी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जर्मनी ही क्यों? उस समय जर्मनी में ऐसा क्या खास था जो भारत में नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अलग अलग देशों की चिकित्सा में अपनी अपनी खासियत होती है। जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग और प्रिसिजन सटीकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और ये चीज़ उनके मेडिकल इम्प्लांट्स और सर्जिकल तकनीकों में भी दिखती है। तो जर्मनी जाना मतलब जोड़ों की सर्जरी में उस इंजीनियरिंग वाली सटीकता और अनुशासन को सीखना। वहाँ की तकनीक इस बात पर जोर देती है कि हर चीज़ बिल्कुल नाप तौल कर परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि एक खास तरह की सोच और कार्यशैली को अपनाना था। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जर्मनी से लौटने के बाद वे रुके नहीं। 2009 में उन्होंने कोयम्बटूर में डॉक्टर डेविड राजन के साथ ट्रेनिंग ली। प्रोफाइल में लिखा है कि ये एक ISAKOS से मान्यता प्राप्त केंद्र है। अब ये ISAKOS क्या है? हाँ, ये एक और तकनीकी शब्द है। सुनने वालों के लिए इसे आसान बनाते हैं। जरूर। ISAKOS को आप ऑर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन की दुनिया का फीफा या ओलंपिक कमेटी समझ सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस क्षेत्र में उच्चतम मानकों को तय करती है। अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर ISAKOS से मान्यता प्राप्त है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की ट्रेनिंग, तकनीक और मानक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों के बराबर हैं।
तो डॉक्टर डेविड राजन से सीखना मतलब भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग लेना। वाह, तो पहले जर्मनी जाकर इंजीनियरिंग वाली सटीकता सीखी, फिर भारत के एक दिग्गज से वैश्विक स्तर की कला सीखी। लेकिन लिस्ट तो और भी लंबी है। 2012 में पुणे में डॉक्टर आशीष बाभुलकर के साथ कंधे की विशेष ट्रेनिंग, और 2014 में जापान, दुनिया के मशहूर शोल्डर सर्जन डॉक्टर हिरोयुकी सुगाया के साथ। अब जापान क्यों? जर्मनी और भारत के बाद जापान में ऐसा क्या अलग था? यहाँ पर विशेषज्ञता की परतें और गहरी होती हैं। डॉक्टर सुगाया को कंधे की सर्जरी में एक कलाकार माना जाता है। उनकी फिलॉसफी सिर्फ टूटे हुए लिगामेंट को ठीक करना नहीं है, बल्कि कंधे की एनाटॉमी यानी उसकी मूल बनावट को फिर से वैसा ही बनाना जैसा वो चोट लगने से पहले था। इसे एनाटॉमिक रिपेयर कहते हैं। इसमें अविश्वसनीय प्रिसिजन, एक अलग तरह के औजारों का सेट और बायोमैकेनिक्स की गहरी समझ की जरूरत होती है। मतलब जर्मनी की इंजीनियरिंग और जापान की कला, ये तो जैसे एक इंजीनियर और एक मूर्तिकार दोनों से सीखने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पहले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लेना, फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखना, और अंत में कंधे जैसे जटिल जोड़ पर हाइपर स्पेशलाइज करना। ये सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं है, ये दुनिया भर के ज्ञान को मिलाकर अपनी एक अनूठी शैली बनाने जैसा है। तो इतनी सारी ट्रेनिंग और ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद अगला कदम क्या था? जाहिर है, इसे मरीजों के लिए इस्तेमाल करना। और यहीं उनकी क्लिनिक जॉइंट केयर आर्थ्रोस्कोपी सेंटर की भूमिका आती है। प्रोफाइल में इसे गुजरात का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक केंद्र बताया गया है, जो सिर्फ घुटने, कंधे, कोहनी और टखने की समस्याओं पर केंद्रित है। हाँ, एक विशेष क्लिनिक का होना बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि वहाँ के डॉक्टर, स्टाफ, उपकरण और इलाज की पूरी प्रक्रिया सब कुछ बस कुछ खास तरह की समस्याओं के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब आप एक ही काम रोज करते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा इलाज मिलता है जो बहुत केंद्रित और अनुभव पर आधारित होता है। और प्रोफाइल में दिया गया 2000 से ज्यादा सफल इलाजों का आंकड़ा इसी बात का सबूत है। आंकड़ों से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं कहानियां। प्रोफाइल में क्रिकेटर श्री मंदार परांजपे का जिक्र है। वो कहते हैं कि कंधे के दर्द की वजह से गेंद फेंकना उनके लिए नरक जैसा था। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। बिल्कुल, एक खिलाड़ी के लिए उसका शरीर ही उसका सब कुछ होता है। जब शरीर का कोई हिस्सा, खासकर कंधा या घुटना, जवाब दे जाए तो यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं होती, यह एक मानसिक और भावनात्मक चोट भी होती है। उनका करियर, उनकी पहचान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। मिस्टर परांजपे का यह कहना कि डॉक्टर चुडासमा ने उन्हें अपना पसंदीदा खेल वापस दिलाया, यह इस काम के असली असर को दिखाता है। यह सिर्फ एक जोड़ को ठीक करना नहीं है, यह किसी के सपने को, उसके जुनून को वापस लौटाने जैसा है। उस एक मरीज की कहानी उन 2000 आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा दे देती है। सही बात है। और यहीं से हम उनके काम के एक और पहलू पर आते हैं। एक महान डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, वो अपने ज्ञान को आगे भी बढ़ाता है। कई बेहतरीन प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन इस प्रोफाइल में जो दिलचस्प है वो ये कि डॉक्टर चुडासमा की यात्रा उनके अपने मरीजों पर खत्म नहीं होती। आप उनके एकेडमिक काम और प्रकाशनों की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ शोध पत्रों के शीर्षक दिए गए हैं, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी ACL के म्यूकोइड डिजेनरेशन का आर्थ्रोस्कोपिक उपचार। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे सरल बनाते हैं। ACL घुटने का एक बहुत जरूरी लिगामेंट है जो स्थिरता देता है। म्यूकोइड डिजेनरेशन का मतलब है कि यह लिगामेंट बिना किसी चोट के अंदर ही अंदर कमजोर और गमी जैसा हो जाता है, जिससे घुटने में दर्द और अस्थिरता आ जाती है। यह एक मुश्किल समस्या है क्योंकि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है। इस पर शोध करने का मतलब है कि वे सिर्फ जानी पहचानी समस्याओं का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि उन मुश्किल पहेलियों को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, और एक और विषय है पॉपलाइटल सिस्ट यानी घुटने के पीछे की सिस्ट का इलाज। हाँ, ये भी एक आम समस्या है जिसमें घुटने के पीछे पानी की एक थैली बन जाती है। अक्सर इसका इलाज ऊपर ऊपर से कर दिया जाता है, लेकिन उनका शोध इस बात पर केंद्रित है कि आर्थ्रोस्कोपी के जरिए सिस्ट की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब घुटने के अंदर की उस समस्या को कैसे ठीक किया जाए जिसकी वजह से ये सिस्ट बन रही है।
ये दिखाता है कि वे समस्या के लक्षण नहीं बल्कि उसकी जड़ का इलाज करने में विश्वास रखते हैं। और इस एकेडमिक काम के लिए उन्हें सम्मान भी मिला है, जैसे अ लेग टू स्टैंड ऑन ट्रॉफी यूएसए। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है ज्ञान को साझा करने का पहलू। प्रोफाइल में लिखा है कि उन्होंने सिविल अस्पताल अहमदाबाद में दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जनों को आर्थ्रोस्कोपी की ट्रेनिंग दी है। ये तो एक तरह से अपने ही पुराने घर वापस जाकर वहां की नई पीढ़ी को सिखाने जैसा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने ये ट्रेनिंग एक साइकोमोटर ट्रेनिंग लैब में दी है। ये शब्द फिर से बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। क्या ये सर्जनों के लिए एक तरह का फ्लाइट सिमुलेटर है? बिल्कुल सही सोचा आपने। ये एकदम सटीक उपमा है। एक साइकोमोटर लैब एक सुरक्षित जगह होती है जहां घुटनों और कंधों के उन्नत मॉडल होते हैं। सर्जन असली मरीज पर ऑपरेशन करने से पहले इन मॉडलों पर बार-बार की होल सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे अपने हाथ और आंखों के तालमेल को बेहतर बना सकते हैं, मुश्किल प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी मसल मेमोरी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब वे असली ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वे ज्यादा आत्मविश्वासी और कुशल होते हैं। ये मरीजों की सुरक्षा को बहुत बढ़ा देता होगा। निश्चित रूप से यह सीखने की प्रक्रिया तो नाटकीय रूप से तेज और सुरक्षित बनाता है। और यह सिर्फ सर्जनों तक ही सीमित नहीं है। प्रोफाइल में ये भी बताया गया है कि उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंधे की समस्याओं के पुनर्वास पर प्रशिक्षित किया है। ये एक पूरी इकोसिस्टम बनाने जैसा है। एक सफल सर्जरी का अंत ऑपरेशन टेबल पर नहीं होता, वह सही फिजियोथेरेपी और पुनर्वास के साथ पूरा होता है। सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट का मिलकर काम करना मरीज के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये प्रोफाइल एक विशेषज्ञ बनने का पूरा चक्र दिखाती है। एक मजबूत शैक्षिक आधार से शुरुआत, फिर दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ लोगों से ज्ञान और कौशल हासिल करना, उस ज्ञान को मरीजों की भलाई के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र में लागू करना, अकादमिक शोध के जरिए उस ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाना और अंत में उस सारे ज्ञान को अगली पीढ़ी के साथ साझा करना ताकि उसका असर कई गुना बढ़ जाए। आपने इसे पूरी तरह से सारगर्भित कर दिया है। ये उत्कृष्टता का एक आत्मनिर्भर चक्र है। ये दिखाता है कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक कला के प्रति आजीवन समर्पण है जिसमें सीखना और सिखाना कभी बंद नहीं होता। और इंडियन आर्थ्रोस्कोपी सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स ट्रॉमेटोलॉजी जैसे संगठनों की सदस्यता ये दिखाती है कि वे वैश्विक चिकित्सा समुदाय के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं ताकि वे हमेशा इस क्षेत्र में हो रही नई प्रगति से अवगत रहें। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस प्रोफाइल में एक वाक्य है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। दुनिया भर से आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का उपयोग करना। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। ये सवाल सिर्फ चिकित्सा पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र पर लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में अत्याधुनिक या कटिंग एज पर बने रहने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ नई तकनीक खरीदना है या ये एक मानसिकता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वैश्विक विशेषज्ञों से सीखे गए ज्ञान और उसे अपनी स्थानीय ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार लागू करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि जो तकनीक जापान या जर्मनी में काम करती है उसे भारत में उसी तरह लागू करने की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं। यही सबसे दिलचस्प पहेली है। वैश्विक ज्ञान को स्थानीय समझ के साथ मिलाना ही असली विशेषज्ञता है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि यह संतुलन अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे काम करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कला हो या फिर चिकित्सा।